नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 2 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? दीपेंदु चौधरी और कुलप्रीत यादव, अर्जुन सुब्रमण्यम और चेतन भगत, दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम, नेहा दीक्षित और रवीश कुमार। तो देखो सर, ये जो पुस्तक है इस फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, ये पुस्तक लिखा है दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ये पुस्तक है दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम की। दीपेंदु चौधरी जो है ये है एयर मार्शल, पूर्व एयर मार्शल, और ये है पूर्व वाइस एयर मार्शल। ओके, ये दोनों लोग। बेसिकली ये जो किताब है ये है जो इंटरनल सिक्योरिटी है, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी, उन सब चीज़ों पे रिलेटेड कि भारत की जो सिक्योरिटी है उसमें फोर्सेस को क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ती है। उत्तर पूर्व में जो हो रहा है, उत्तर पूर्व के राज्यों में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसके बारे में इस बुक में है। तो ये बुक लिखा है सर एयर मार्शल, पूर्व एयर मार्शल रहे हैं दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम पूर्व वाइस एयर मार्शल रहे हैं, इन्होंने ये बुक लिखा है। तो अगर आए इस फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट पुस्तक किसने लिखा है, तो वो लिखा है सर दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी करेगा? ओमान, यूएई, बहरीन या यमन? तो देखो सर, ये जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग है ना, इसकी मेजबानी करेगा ओमान। ठीक है, कौन कर रहा है सर? ओमान। देखो लीजेंड्स क्या होता है? लीजेंड्स मतलब वो लोग होते हैं जो किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, उनको बोलते हैं सर लीजेंड्स। तो क्या होगा लीजेंड्स क्रिकेट लीग में? जो रिटायर्ड प्लेयर है जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल, सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, ऐसे क्रिकेट प्लेयर्स क्रिकेट खेलेंगे, उनका लीग होगा, उनका मैच होगा। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं होगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लगभग ऐसी सारी टीमें होंगी और भी जिनका ये मैच होगा लीजेंड्स क्रिकेट लीग। ओके, तो ये खेला जाएगा सर ओमान में। लीजेंड्स बेसिकली वो प्लेयर होंगे जो अभी क्रिकेट मैच खेल नहीं रहे हैं, जो अभी जो भारत की टीम है उनमें नहीं है, या जो जिस कंट्री की टीम उसमें नहीं है, वही होंगे सर लीजेंड्स क्रिकेटर्स। ठीक है, तो उनके लिए लीजेंड्स क्रिकेट लीग होगा जो कहाँ खेला जाएगा? ओमान में। देखो ओमान में एक स्टेडियम है, बेसिकली वहीं खेला जाएगा, जिसका नाम है अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम। ओके, अभी अगर हम बात करें जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये भी 2 कंट्री में होस्ट हुआ था, एक था ओमान और दूसरा था सर यूएई। तो ये ओमान और यूएई देखे सर, तो ये क्रिकेट की दुनिया में बहुत आगे, बहुत तरक्की कर रहे हैं सर ये दोनों देश। तो ये भी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था ओमान और यूएई में। इसमें क्या हुआ था सर? ऑस्ट्रेलिया जीता था फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा के। ओके, अब देखो बात हो रही है सर ओमान की, तो ओमान में हमारे जो राजदूत हैं वो कौन है? वो है सर अमित नारंग। ठीक है, ओमान अभी हमको डक्कुम आइलैंड भी देगा सर हमें ओमान। अभी पूछा जा सकता है सर डक्कुम आइलैंड कौन सा देश देगा अभी भारत को? वो देगा सर ओमान। ओके, देखो ओमान के साथ हम 3 युद्धाभ्यास करते हैं, कौन कौन सा? एक करते हैं सर अल नागा, दूसरा करते हैं ईस्टर्न ब्रिज, और एक और ओमान के साथ करते हैं सर नसीम अल बहार। ये 3 युद्धाभ्यास करते हैं सर हम ओमान के साथ। ओके, अभी ओमान के साथ एक MOU साइन हुआ है सर, ओमान के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। किस चीज का? ये मेमोरेंडम साइन हुआ है सर एक्सचेंज ऑफ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन। जो वाइट शिपिंग को लेकर इंफॉर्मेशन होगी दोनों देश एक दूसरे से साझा करेंगे, वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इतनी बातें हैं सर ओमान के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगला, नीति आयोग ने SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 का उद्घाटन किया। शहरी क्षेत्र की श्रेणी में SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है? चंडीगढ़, मेरठ, कोयम्बटूर या शिमला?
देखो सर क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं फिर से। देखो एसडीजी यानी क्या है? एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी क्या है सर? अगर आपको ध्यान होगा तो यूएन ने, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने 17 एसडीजी प्रोफार्मा तैयार करा था 2030 तक, जिसे हमें पूरा भी करना है 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसके तहत भूखमरी है, स्वास्थ्य है, जो हमारे शहर होंगे, जो हमारे क्षेत्र होंगे, वहां पे भूखमरी नहीं कम होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए, जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है मेन और वुमेन का, वो सही होना चाहिए, जो शिक्षा है वो बेहतर होनी चाहिए, इत्यादि हैं सारी चीजें सर। 17 ऐसे एसडीजी प्रोग्राम है। तो इनको देखते हुए नीति आयोग ने क्या करा है सर? एक बहुत अच्छा ही कदम उठाया इन्होंने टोटल भारत के 56 अर्बन एरियाज को, जो अर्बन एरियाज हैं यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, उनको उठाया है और इन सब माध्यमों से उसको कैटेगराइज करा है कि कौन पहले स्थान पे है, कौन दूसरे स्थान पे, कौन तीसरे स्थान पे, जहां ये सारी चीजें हैं, जैसे भूखमरी कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, लिंगानुपात वहां पे ठीक ठाक है, जो शिक्षा व्यवस्था, इसको लेते हुए उन्होंने करा है जिसको बोलते हैं सर एसडीजी इंडिकेटर। ये जो सारी सुविधाएं है ना, जैसे शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, भूखमरी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को लेके ना, इसको पता करने के लिए इंडिकेटर होता है 77 एसडीजी इंडिकेटर बोलते हो सर इसको। तो इन सारे इंडिकेटर में कौन सा जो शहरी क्षेत्र है वो टॉप पे रहा है, उसकी रैंकिंग हुई है सर इसके तहत, जो कि करा है नीति आयोग ने। ओके, देखो जितने भी अर्बन एरियाज लिए गए हैं वो ये ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि जितने भी अर्बन एरियाज है उनकी आबादी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, 10 लाख से अधिक है। ओके, उन्हीं अर्बन एरियाज को इसमें लेके और इसकी रैंकिंग करी गई है। तो इस रैंकिंग में हम बात करें सर, तो सबसे बेहतर, सबसे टॉप जिला है वो है शिमला। ठीक है, यहाँ का शिक्षा, भूखमरी का लेवल कम है, शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, लिंग अनुपात अच्छा है, और भी सारी जितने भी है क्राइटेरिया उसको फॉलो करता है। तो सबसे पहला नंबर पे कौन रहा है सर इस इंडेक्स में? फर्स्ट नंबर पे रहा शिमला। ओके, दूसरे पे कौन रहा? दूसरे पे रहा कोयम्बटूर, और तीसरे पे रहा सर चंडीगढ़। ओके, टॉप पे शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन, इसके आंसर को। ठीक है, और चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो है तिरुवनंतपुरम। इतना नहीं, आपको पहला दूसरा तीसरा याद होना चाहिए सर, बाकी और कोई जरूरी नहीं है। तीसरे नंबर पे रहा सर तिरुवनंतपुरम। अच्छा, नीचे कौन कौन से क्षेत्र है? नीचे रहा सर फरीदाबाद, पटना है, फिर धनबाद है, मेरठ है, कोलकाता है। तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस टॉप के 3 याद रखो, शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़। ओके, देखो सर बात हो रही है शिमला की। शिमला कहाँ है सर? हिमाचल प्रदेश में। तो देखो शिमला में एक मंदिर है जो काफी फेमस है, क्या नाम है उसका? जाखू टेम्पल। पूछा जाता है सर जाखू टेम्पल कहाँ है? ये है सर शिमला में। ओके, शिमला में हिमाचल प्रदेश में ही एक और टेम्पल है जिसे बोलते हैं हिडिंबा। मनाली में है सर बेसिकली, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है मनाली में। ये माना जाता है जो भीम थे महाभारत में, उनकी पत्नी थी हिडिंबा। ओके, तो उन्हीं का ये मंदिर है, ये मनाली में है सर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है हिडिंबा। ओके, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है अभी आरवी अरलेकर। और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी सीएम है जयराम ठाकुर। ओके, तो इतनी बातें हैं सर हिमाचल प्रदेश के बारे में। अच्छा, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो सर, पूछी जाती हैं। तो देखो जो हिमाचल की एक पूछी जाती है तीर्थन, हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एक सेंज पूछी जाती है सर, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एक पूछा जाता है लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 ही बेसिकली पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। ओके, अब देखो यहाँ जीआई टैग भी मिला है। जैसे यहाँ पर अगर देखो तो लाहौल एक जगह है, लाहौल के सॉक्स एंड ग्लव्स को मिला है, यानी लाहौल के जुराब और जो वहां के दस्ताने हैं उसको मिला है सर जीआई टैग, सॉक्स एंड ग्लव्स को। ओके, और देखो तो यहाँ पे एक जगह है चांबा,
चांबा की जो चप्पलें हैं उसको भी मिला है सर जीआई टैग। ये दोनों मिले हैं सर हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग। ओके, अब देखो हिमाचल प्रदेश के कुछ त्योहार है सर जो मनाए जाते हैं, जो काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे फुलेज। फुलेज फुलेज पूछा जाता है काफी एग्जाम में। एक फुलेज त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सर हिमाचल प्रदेश में। एक मिंजरी मेला काफी बार पूछा गया, अगर आप एसएससी के एग्जाम देते होगे तो आपको पता होगा सर। मिंजरी मेला ये कहाँ लगता है सर? ये भी लगता है हिमाचल प्रदेश में। एक त्योहार है सर रेणुका जी, ये भी हिमाचल प्रदेश का त्योहार है। फगली मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, फगली। ओके, डोंगरी मनाते हैं सर हिमाचल प्रदेश में, डोंगरी त्योहार है। और सैर मनाते हैं। बेसिकली इतने हो गए। एक हल्दा, हल्दा हल्दा भी मनाते हैं सर हिमाचल प्रदेश में। तो इतनी बातें हैं सर हिमाचल प्रदेश के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने नया सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, एक्साइड क्रेडिट कार्ड और एलिगेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो देखो सर, ये जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये इसने जो सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है, बेसिकली देखो दो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इसने लॉन्च करा है सर इक्विटास ने दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। एक लॉन्च करा है सर एक्साइट और दूसरा लॉन्च करा है सर एलिगेंस। ठीक है, ये लॉन्च करा है सर इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलके। ओके, किसके साथ मिलके सर? एचडीएफसी बैंक के साथ मिलके। आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है सर, इसने अभी महिलाओं के लिए ईवीए बचत खाता यानी ईवीए सेविंग अकाउंट भी स्कीम लाई थी। ईवीए सेविंग अकाउंट महिलाओं के लिए, जिसके तहत क्या हुआ था, अगर महिलाएं इक्विटास फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाती हैं, बचत खाता खुलवाती हैं, तो उनको 7% ब्याज मिलेगा। ठीक है, जो कि किसी नॉर्मल बैंक में 3 से 4% मिलता है आज के डेट में, वो 7% ब्याज मिलेगा इनको, जो कि सबसे ज्यादा है बचत खाते पे ब्याज। ओके, और जो इक्विटास फाइनेंस बैंक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना, रानी रामपाल जो है वो हॉकी टीम की कैप्टन है इंडिया की, और स्मृति मंधाना तो जानी मानी क्रिकेट की खिलाड़ी है। ओके, अगला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के केंद्रीय बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सहित वैकल्पिक निवेश कोष में वार्षिक जमा राशि कितने प्रतिशत तक निवेश को मंजूरी दी है? 5%, 4%, 8% या 10%? देखो सर, इस क्वेश्चन को समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझाना पड़ेगा सर। देखो, पहली बात क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ईपीएफओ बोलते हो सर इसको, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, सबको पता है सर, आपका जो ईपीएफओ में पैसा जमा करते हो यानी जो पीएफ जमा करते हो सर, उस पर आपको 8.5% का क्या मिलता है सर? रिटर्न मिलता है। ओके, तो क्या होता है, ईपीएफओ 8.5% अगर आपको रिटर्न दे रही है, तो क्या उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके ही तो देगी, कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करती होगी। तो क्या होता है सर, ये इन्वेस्ट करती है कहीं पे उस मनी को, और उससे आपको पैसा देती है। तो वही इन्वेस्टमेंट के बारे में है सर। ये जो पीएफ है, ये कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा? तो वो अब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और वैकल्पिक निवेश कोष, जिसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बोलते हैं सर, इसमें निवेश कर सकती है। कितना कर सकती है सर? तो जो इनका टोटल कलेक्शन होता है साल का, उसका 5%। ओके, तो उसका 5% ये क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर एक साल में ये 10 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ, 10 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ पीएफ का, तो इसका 5% यानी करीब 50,000 करोड़ रुपया ये इन दोनों में कर सकते हैं इन्वेस्ट। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और वैकल्पिक निवेश कोष, जिसको बोलते हैं सर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन दोनों में ये लगभग 5% अपना निवेश कर सकते हैं। देखो, जो ईपीएफओ है, ये अपने टोटल जो कलेक्शन होता है उसका 15% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब शेयर मार्केट में ये नहीं लगा सकते। जो इनका टोटल कलेक्शन है उसका 15% से अधिक, 15% से अधिक के शेयर नहीं खरीद सकते। ओके, तो उसी कड़ी में ये भी जुड़ गया है सर, 5% अब ये इस पे भी लगा सकते हैं। ओके,
तो अच्छा, अब ईपीएफओ की बात हो रही है सर। ईपीएफओ हमारा किसके अंडर में आता है? ये आता है हमारे लेबर मिनिस्ट्री के अंदर में, यानी श्रम मंत्रालय के अंदर में। और अभी श्रम मंत्री कौन है हमारे? वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन का कानूनी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? आईएमएफ, एआईआईबी, एडीबी या विश्व बैंक? तो देखो सर, बेसिकली ये है, भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिलकर 250 मिलियन का जो लोन मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश को। इसके यहाँ के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा में सुधार के लिए, बेसिकली सीखने की गुणवत्ता में यानी उनके शिक्षा में सुधार के लिए मिला है सर 250 मिलियन का लोन, 250 मिलियन डॉलर का लोन। ये किसने दिया है सर? ये दिया है विश्व बैंक ने। ओके, ये किससे मिला है? विश्व बैंक से। ठीक है, देखो एक यहाँ योजना चल रही है सर जिसका नाम है साल्ट। ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा है। तो उसी साल्ट योजना के तहत ये लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है करीब 45,000 स्कूलों को, जिसमें पढ़ने वाले 40 लाख बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी जैसे केंद्र हैं, इनमें करीब 10 लाख बच्चे हैं, तो टोटल 50 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जो 250 मिलियन डॉलर का जो लोन मिला है, ऋण आया है, इसका लाभ मिलेगा सर टोटल करीब 50 लाख बच्चों का, जिसमें 40 लाख है सर सरकारी स्कूल, जो स्कूल है उनके, और 10 लाख है जो आंगनवाड़ी जैसे केंद्र है उनके। ओके, साल्ट प्रोग्राम है सर। अच्छा, साल्ट क्या है? साल्ट है सर सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ओके, ये है सर साल्ट प्रोग्राम जो आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है। ओके, देखो आंध्र प्रदेश में अभी भी एक नया एयरपोर्ट भी बना है। कहाँ पे? कुर्नूल में, कुर्नूल एयरपोर्ट, जिसका नाम रखा गया है सर अभी यू नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। ये एक फ्रीडम फाइटर थे सर, यू नरसिम्हा रेड्डी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है इनका नाम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है सर, गंगावरम बंदरगाह पोर्ट, जिसका 31.5% यानी 31.5% हिस्सेदारी है, वो अडानी ग्रुप को मिल गया है, अडानी ग्रुप को दे दिया गया है, इसने परचेज कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक वो बीच है जिसको बोलते हैं रोसीकोंटा बीच, जिसे मिला है सर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ओके, और आंध्र प्रदेश के बारे में देखो। अच्छा, आंध्र प्रदेश में एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल की स्थापना हुई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल, इसकी स्थापना हुई है सर। कहाँ हुई है? ये हुई है NSTL विशाखापट्टनम में। ठीक है, NSTL क्या है? NSTL है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज। ओके, यहाँ पे हुआ है सर NSTL में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल की स्थापना। ओके, यहाँ की एक योजना है सर जो काफी न्यूज में है, धर्मपथम योजना, धर्मपथम स्कीम, यानी धर्मपथम योजना, वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, जो काफी न्यूज में है अभी। ओके, अगला, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किसे थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के रूप में पेश करने की घोषणा की है? भारत गौरव, भारत दर्शन, दीपांजलि एक्सप्रेस या वंदे भारत? देखो सर, ये जो थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें हैं, ये हैं सर, इनका नाम दिया गया है खैर भारत गौरव। देखो बात के समझो, क्या है, जैसे अभी ट्रेन चली, एक रामपथ चली है, ठीक है, रामपथ, फिर अभी एक
रामायण एक्सप्रेस चली है, जो कि भगवान राम के जो क्षेत्र हैं जहां जहां से वो होके गए थे, जो रामायण में वर्णित है, वहां वहां पे जाएगी। ठीक है। फिर एक बुद्धा ट्रेन चल रही है, जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वहां पे जाएगी। ठीक है। तो ऐसी कई सारी पर्यटन से रिलेटेड ट्रेनें चले। अभी जो एक सिख समुदाय से रिलेटेड एक ट्रेन चलने वाली है, तो अभी ऐसी कई सारी ट्रेनें चलेंगी। तो इन सारे ट्रेनों को इकट्ठा जो बोला जाएगा वो बोला जा रहा है सर भारत गौरव। ठीक है, इनको भारत गौरव की श्रेणी में रखा गया। ये सारी जो ट्रेनें हैं बहुत ही लग्जरियस ट्रेनें हैं सर। अगर आप रामायण एक्सप्रेस की बात करो तो ये टोटल जर्नी 17 दिन में पूरी होती है। ठीक है, 17 दिन आपको ट्रेन के अंदर रहना पड़ता है और सारी लग्जरियस व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। इसमें जो सेकेंड एसी है, दो ही हैं इसमें, एक सेकेंड एसी है और एक है फर्स्ट एसी। तो सेकेंड एसी का जो किराया है सर ये है 80,000 रुपए, और जो फर्स्ट एसी है इसका किराया है 1,00,000 रुपए। तो एकदम लग्जरियस व्यवस्था आपको मिलेगी, पता ही नहीं लगेगा सर आप ट्रेन में हो। ओके, एक चलता फिरता 5 स्टार के 7 स्टार होटल है सर ये रामायण एक्सप्रेस। तो ऐसी बहुत सारी हैं जो पर्यटन ट्रेनें हैं, इनको रखा गया है भारत गौरव की श्रेणी में। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने अपनी प्रयोगशालाओं और विज्ञान प्रसार का मंच के बीच तालमेल चलाने के लिए विज्ञान प्रसार के साथ सहयोग की घोषणा की है? देखो सर, इसमें छूट गया है, विज्ञान प्रयोगशालाएं और विज्ञान प्रसार का मंच, इंगेज विद साइंस, इंगेज विद साइंस, ये प्रोग्राम का नाम है सर, इंगेज विद साइंस। ओके, ये यहां होगा, ये छूट गया है। ठीक है, तो जब एंगेज आईआईटी बॉम्बे, अटल टिंकरिंग लैब, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। देखो सर, बेसिकली क्या है, ये जो विज्ञान प्रसार मंच है, ये एक प्रोग्राम चला रहा है सर, इंगेज विद साइंस। ठीक है, इसके साथ वो कौन सी प्रयोगशाला है जो टाइजअप की है? ठीक है, तो वो है सर अटल टिंकरिंग लैब्स ने। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स ने करा है सर इंगेज विद साइंस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए विज्ञान प्रसार मंच के साथ साझेदारी। ठीक है, अगर अटल टिंकरिंग लैब की बात करोगे तो भारत में अभी अटल टिंकरिंग लैब 1200 से ज्यादा लैब्स खुल चुकी हैं, 1200 प्लस। ठीक है, जिसके तहत ये क्या करते हैं, स्टीम एक प्रोग्राम चलाते हैं, उसके तहत जो भारत में इनोवेशन है उस पर जोर देते हैं कि इनका है कि 1 मिलियन से अधिक बच्चे नए निकले इनोवेशन के क्षेत्र में। ठीक है, इन लैब्स में पढ़ के स्कूलों में लैब्स खुलते हैं और भी अलग से भी लैब्स खुलते हैं स्टीम के तहत। ये स्टीम क्या है? स्टीम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। ठीक है, ये होता है सर स्टीम। तो ये किसके साथ साझेदारी हुआ है सर? अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ। अगला, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया है। कॉन्क्लेव की मेजबानी निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा की जा रही है? प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार निदेशालय, अटल टिंकरिंग लैब्स, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो देखो सर, ये जो इसरो की 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव यानी जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार निदेशालय। ठीक है, कौन कर रहा है सर? प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार निदेशालय, जिसको बोलते हैं सर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ओके, ये इसरो के अधीन काम करता है सर, बेंगलोर में है ये संस्थान। ओके, तो ये कर रहा है सर इसकी मेजबानी। अगला, आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक की निम्नलिखित बैंक में से किस बैंक के साथ सम्मेलन योजना के मसौदे की घोषणा की है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखो सर, ये जो आरबीआई है ना, इसने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, जो कि बहुत बुरी तरह से पिट गया था, ठीक है, इसको मर्ज करा है सर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। किसमें मर्ज हुआ है सर? ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो शुरू करा था सेंट्रम और भारत पे ने मिलके। नाम सुना होगा सर भारत पे का आपने? तो सेंट्रम और भारत पे ने मिलके शुरू करा था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इसमें मर्ज किया गया है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक को, जो कि काफी पिट गया था, जिसमें कि अगर आप किसी बैंक में पैसा रहता है, आपका कितना पैसा रहेगा, अगर वो पिट जाता है तो आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं सर। DICGC बोलते हैं सर, DICGC इंश्योरेंस के तहत आपको मिलता है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये मिलेंगे आपको। ओके, तो
तो ये शुरू करा है किसने, किस में मर्जिंग हुआ है, इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, अगला, इंदौर में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा? तो पतालपानी रेलवे स्टेशन, मांगलिया गांव रेलवे स्टेशन, लोकमान्य नगर रेलवे स्टेशन या लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन। तो देखो सर, ये जो तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखा जाएगा नाम, ये स्टेशन होगा पतालपानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल कर रखा जाएगा सर तात्या मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है, देखो तात्या मामा से तात्या टोपे का सेंस मत लगाना, वो तो महाराष्ट्र की कहानी है सर। ठीक है, ये तात्या जो मामा है, ये तात्या यानी कि तात्या आदिवासी तात्या भील की बात हो रही है सर। यह तात्या भील यानी जो भील समुदाय से आते हैं सर, भील समुदाय से। ओके, तो इनके नाम पर रखा गया, इनका सम्मान देने के लिए। ठीक है, भील समुदाय के यहाँ, भील समुदाय आज भी इनको पूजता है सर, तात्या भील को। ठीक है, तो ये भील समुदाय से आते हैं, तो इन्हीं के सम्मान देने के लिए इनका पतालपानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश की सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तात्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया है, इसका नाम रखने की घोषणा करा है। ठीक है, देखो ये जो तात्या भील है, इनकी कहानी ये है सर, ये अंग्रेज इनको इंडियन रॉबिन हुड बोलते थे, इंडियन रॉबिन हुड। ये क्या करते थे, जो अंग्रेजों का सामान होता था उसको लूट के, ठीक है, जो अंग्रेज का जो महंगा कीमती सामान होता था उसको लूट के और गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, इसलिए इनको इंडियन रॉबिन हुड बोलते थे। ओके, देखो अभी इंदौर की बात हो गई, अभी एक मध्य प्रदेश में एक और स्टेशन था जो, इसका नाम था हबीबगंज। आपको याद हो तो हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, और ये भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन होगा, रानी कमलापति स्टेशन, और ये भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन होगा सर। ओके, रानी कमलापति स्टेशन। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी रूप से विकसित रोलिंग स्टॉक चालक प्रशिक्षण सिस्टम RSTDS का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या मुंबई मेट्रो? देखो सर, ये रोलिंग स्टॉक जो ड्राइवर प्रशिक्षण सिस्टम है, ये शुरू हुआ है सर दिल्ली मेट्रो में। ठीक है, जो दिल्ली मेट्रो है ये 2002 में शुरू हुई थी। सबसे पहली कौन सी भारत में शुरू हुई थी? वो हुई थी कोलकाता मेट्रो। उसके बाद दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है? वो है दिल्ली मेट्रो सर। तो इसने जो लॉन्च करा है रोलिंग स्टॉक चालक प्रशिक्षण सिस्टम, ये लॉन्च करा है सर दिल्ली मेट्रो ने। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।